स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हमने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से संबंधित मैंने वीडियो को दे चुका है। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत करेंगे वो उसी के उत्तराधिकार के रूप में आने वाला उसका लड़का हुमायूं जो है उससे संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो हुमायूं से संबंधित मुद्दे पे बातचीत करने से पहले, क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या आप अभी चैनल से नए नए जुड़े हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के द्वारा दिए गए इस मनोबल से हम पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। मैं चलता हूं सीधे अपने टॉपिक पे और हमारा जो टॉपिक है वो है हुमायूं, जिसके बारे में हम लोग पूरी बातचीत करने वाले हैं। हुमायूं को अगर देखा जाए तो हुमायूं मुगल साम्राज्य के एक ऐसे शासक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो 2 बार गद्दी पे, एक बार बैठेगा, हारेगा, जीतेगा, कुछ ऐसी अभी हम लोग देखेंगे उसकी विडंबना को, फिर दोबारा वो गद्दी के उत्तराधिकार होगा लेकिन नसीब नहीं होता उसको सत्ता की बागडोर को संचालित करने के लिए। उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। अगर हुमायूं को देखा जाए तो इसके जन्म से रिलेटेड जो बातें आती हैं 1508 के आसपास काबुल में बताया जाता है कि इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था, इसकी माता का नाम जो बताया जाता है वो माहम अंगा इसकी माता का नाम बताया जाता है और पिता तो आप जानते ही हैं बाबर का ये लड़का था और उत्तराधिकार के रूप में मुगल साम्राज्य का अगला शासक बाबर के बाद बन करके ये आता है। इसके पूरे नाम को अगर देखा जाए तो इसका जो पूरा नाम बताया जाता है वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से। ये इतिहास में बहुत चर्चित रहता है लेकिन इतिहास में चर्चा इसकी सबसे ज्यादा हुमायूं के नाम से ही रहती है। पूरा नाम इसका जो था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं करके बताया जाता है। बाबर जो था, बाबर के का ये सबसे बड़ा लड़का हुमायूं बताया जाता है। इसके अलावा भी उसके लड़के थे जो अस्करी था, हिंदाल था, कामरान था। अभी इनके बारे में भी हम लोग पूरी बातचीत करने वाले हैं। बाबर बड़ा लड़का होने के नाते, हुमायूं बड़ा लड़का होने के नाते बाबर ने इसको 1520 के आसपास पहली बार इसको बदस्का का क्या करता है, सूबेदार के पद पर नियुक्त कर देता है और ये बदस्का में ही सूबेदारी के पद से पहली बार ये राजशाही नीति को संचालित करने के लिए पूरी योग्यता और तत्परता को सीखने का इसने काम किया था। कहा जाता है कि जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो बाबर के मर जाने के बाद 1530 में ये क्या करता है, बाबर का जो पुत्र हुमायूं था यही उत्तराधिकार के रूप में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और 1530 में आगरा में ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। जिस समय अपना राज्याभिषेक करवाया था उस समय इसकी उम्र लगभग 23 वर्ष की अवस्था बताई जाती है। 23 वर्ष के आसपास जाते जाते ये राज्याभिषेक करवाता है, यानी कि दिल्ली मुगल साम्राज्य के आने वाले बादशाहों में एक बादशाह बन करके अपने आप को साबित करता है। जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इसके पिता जो बाबर थे उसने खुद कहा था, हुमायूं को ऐसा निर्देश दिया था कि साम्राज्य को अकेले अपने पास नहीं रखेगा। साम्राज्य के बंटवारा को करने के लिए बाबर ने हुमायूं को निर्देश दिया था कि वो अपने और भाई जो उसके थे उन भाइयों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा करके सत्ता को संचालित करेगा। पूरे साम्राज्य को एकल नीति के द्वारा हड़प करके पूरे साम्राज्य का कर्ता धर्ता न बने, ऐसा उसके पिता ने निर्देश दिए थे। हुमायूं अपने पिता के मर जाने के बाद जब शासक बन जाता है तो पिता के दिए गए निर्देश की बातों का पालन करते हुए अपने भाइयों को वो अलग अलग क्षेत्रों के सूबेदार के पद पर भी नियुक्त किया था। बताया जाता है कि जो इसका भाई था अस्करी, उसको संभल का सूबेदारी पद दे दिया था। हिंदाल जो था उसको मेवात के सूबेदारी पद को दिया था और कामरान जो इसका भाई था उसको पंजाब के क्षेत्रों की सूबेदारी दे दिया था। ये जो साम्राज्य का बंटवारा हुमायूं किया था, आगे चल करके देखा जाएगा अभी साम्राज्य का बंटवारा हुमायूं के जीवन के भयंकर भूलों में से एक भूल अभी दिखाई देगा। हुमायूं की सत्ता को तहस नहस करने में कहीं न कहीं इन भाइयों का योगदान आ जाता है और ये भाई
जिनको हुमायूं ने साम्राज्य पिता के निर्देश पे साम्राज्य का बंटवारा करके दिया था, वही भाई हुमायूं की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तत्परता के साथ अपनी नीतियों का पालन करेंगे और अंततोगत्वा देखा जाएगा तो हुमायूं अपने भाइयों के कहीं न कहीं काम और उनकी कार्य प्रणाली की वजह से काफी साम्राज्य में वो आंतरिक मामलों को लेकर के डिस्टर्ब रहता था और परिणाम स्वरूप हुमायूं कहीं न कहीं अपनी सत्ता को हाथ से खो देता है। हुमायूं के जो भाई थे, इनके साम्राज्य बंटवारा करने में हुमायूं के जीवन के भयंकर भूलों में से पहली भूल बताई जाती। हुमायूं अपने जीवन काल में 3 ऐसा भयंकर भूल किया था, जिन 3 भयंकर भूल उसके साम्राज्य को तहस नहस कर दिए थे। तो पहला जो भयंकर भूल था वो यही बताया जाता है कि अपने भाइयों को क्या करता है, साम्राज्य का बंटवारा करके दे देता है पिता के निर्देशों के बाद। उसके बाद देखा जाए हुमायूं गद्दी पे जैसे बढ़ जाता है तो गद्दी पे बैठने के बाद वो कई क्षेत्रों में सैन्य अभियान छेड़ने की कोशिश करता है। अपने जीवन काल में गद्दी पे बैठ के जो उसने पहला सैन्य अभियान छेड़ा था वो था कालिंजर का आक्रमण। 1531 के आसपास की ये घटना बताई जाती है। 1531 के आसपास हुमायूं कालिंजर अभियान जारी करता है और उस समय गुजरात का जो शासक था उसका नाम बहादुर शाह था। इसी बहादुर शाह के खिलाफ वो अभियान जारी किया था। इसलिए किया था क्योंकि बहादुर शाह अपनी बढ़ती हुई शक्ति को पूरी चुनौतीपूर्ण काम कर रहा था और हुमायूं ने बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए 1531 में कालिंजर अभियान जारी किया था। जिस समय हुमायूं कालिंजर पर अभियान जारी किया था, ठीक उसी समय की घटना है। हुमायूं के पास ऐसी सूचना आती है कि जो महमूद लोदी था, वो महमूद लोदी आगे चल करके बिहार में जो सत्ता को स्थापित कर रहा था वो बिहार से सीधे जौनपुर की तरफ, यानी कि देखा जाए तो यूपी से सीधे किधर चल रहा था, वो यूपी से सीधे बिहार से सीधे देखा जाए बिहार से वो सीधे किधर चल रहा था, यूपी की तरफ ले चल रहा था हुमायूं से टकराने के लिए। यानी कि कालिंजर अभियान अभी हुमायूं कर रहा है बहादुर शाह के खिलाफ। उसी समय की जानकारी मिल रही है हुमायूं को कि महमूद लोदी जो यहाँ सत्ता पे बैठा है ये सीधे जौनपुर की तरफ रवाना हो रहा है। हुमायूं जो था वो इस सूचना को पा करके कालिंजर के जो में राजा थे प्रताप रुद्रदेव, उनसे काफी ज्यादा धन संपत्ति लेता है, उनसे काफी ज्यादा सहायता लेता है और उस धन संपत्ति सहायता को लेकर के सीधे हुमायूं भी यूपी के क्षेत्रों से बिहार के क्षेत्र यानी कि महमूद लोदी की तरफ बढ़ता हुआ चला आता है ताकि महमूद लोदी की सत्ता को पहले उखाड़ फेंके। और हुमायूं और महमूद लोदी इन दोनों के बीच क्या होता है, दोहरिया नामक एक जगह था। इस दोहरिया नामक जगह पर 1532 में दोनों के सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध का नतीजा ये निकलता है कि इसमें हुमायूं जो था वो जीत जाता है और महमूद लोदी जो था वो हार जाता है। यानी कि कालिंजर अभियान करने के लिए 1531 में हुमायूं निकल रहा है, लेकिन जानकारी उसको मिल रही है कि उस समय महमूद लोदी जो है वो बिहार से सीधे जौनपुर की तरफ रवाना हो रहा है और हुमायूं इस सूचना को पाके कालिंजर के राजा जो प्रताप रुद्रदेव थे उनसे संपत्ति और सहायता को लेकर के सीधे महमूद लोदी से युद्ध करने के लिए वो बिहार की तरफ रवाना हुआ। दोनों की सेनाओं के बीच दोहरिया नामक स्थान पे युद्ध होती है, घमासान युद्ध। 1532 के आसपास की यह घटना है जिस युद्ध का नतीजा ये निकलता है कि हुमायूं जीत जाता है और बिहार से चलने वाला महमूद लोदी जो था वो हार जाता है। अब हुमायूं जो था 1531 के अभियान अभी कालिंजर फतह को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया था, उससे पहले वो बिहार से जौनपुर वाली जो घटना चल रही है इनको पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। उसके बाद हुमायूं जो अपना अगला अभियान जारी करता है वो चुनार के क्षेत्रों पे जारी करता है। 1532 के आसपास चुनार को चारों तरफ से घेर लेता है और चुनार पे जो शासन उस समय कर रहा था, चुनार जिसके कब्जा में था वो था सिरखा के कब्जे में। चुनार जो क्षेत्र था वो चुनार क्षेत्र सिरखा के कब्जे में था और बताया जाता है कि हुमायूं चुनार को लगभग 4 माह तक घेर कर रखा था। 4 माह तक हुमायूं चुनार के क्षेत्रों को घेर के रखा था। सिरखा को ये लग गया कि हुमायूं जो है अगर चुनार के किले को तोड़ करके एंट्री करता है तो निसंदेह हमें पराजय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिरखा अभी उतनी युद्ध नीति के साथ तैयार नहीं था।
यही कारण है कि शेरखान ने अपनी कूटनीतिक चाल का प्रयोग करते हुए हुमायूं के समक्ष आता है और हुमायूं के समक्ष आकर के नतमस्तक हो जाता है। इसके अलावा शेरखान ने कहा कि हम अपने पुत्र, उसका जो पुत्र था उसके पुत्र का नाम बताया जाता है कुतुब खां, उस कुतुब खां को हुमायूं के हवाले सौंप देता है और कहता है कि इसे आप अपनी सैन्य टुकड़ी में समाहित कर लीजिए। हुमायूं जैसा एक बेवकूफ राजा जो चुनार के किले को 4 माह तक घेर कर रखा था, शेरखा को पराजित करने के लिए बिना शेरखा को पराजित किए शेरखा की कूटनीतिक चाल में फंस जाता है और कूटनीतिक चाल में फंस करके शेरखा के द्वारा जो नतमस्तक की गई बातें थी उसको मान लेता है। शेरखा को बिना हराए चुनार को छोड़ देता है और हुमायूं वहां से लौट जाता है। ये हुमायूं की जिंदगी की दूसरी भयंकर भूल थी। ये हुमायूं के जिंदगी की दूसरी भयंकर भूल थी, क्योंकि एक राजा के खिलाफ अगर आप युद्ध के लिए जा रहे हैं और उसको बिना पराजय किए उसकी कूटनीतिक चालों में आकर के उसे ऐसे छोड़ के आप चले आए, तो ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। वो राजा जब तैयार हो जाएगा तो आपको छोड़ने वाला नहीं होगा। और यही काम शेरखा ने आगे चल के किया भी। शेरखा ने यही काम आगे चल के किया, क्योंकि हुमायूं यहाँ पे उसको छोड़ दे रहा, बिना पराजय किए 4 माह तक घेरा तो डाला था और बिना उसको पराजय किए क्या कर रहा है, उसको अधिकार में ही छोड़ के वहां से लौट के चला आता है। और हुमायूं लौट के जब चला आया तो 1533 में उसके पास जितनी सारी संपत्ति थी उस संपत्ति का काफी सारा हिस्सा एक भवन बनवाने में लगवा दिया दिल्ली में। वो भवन था दीन पनाह भवन। दीन पनाह भवन को बनवा करके हुमायूं जो था वो अपनी काफी संपत्ति को उसी में क्या करता है, लगा देता है। ये हुमायूं की जिंदगी की तीसरी भयंकर भूल थी, क्योंकि दुश्मनों को पराजय किए बिना हुमायूं पूरी संपत्ति विहीन हो चुका था। और 1533 के इस दीन पनाह भवन को बनाने के बाद वो 1535-36 में क्या करता है, गुजरात के शासक जो बहादुर शाह थे उस बहादुर शाह के खिलाफ जाता है और बहादुर शाह को अपदस्थ कर देता है। बहादुर शाह को अपदस्थ करने के बाद हुमायूं ने सोचा, क्योंकि चुनार के किले को वो बिना जीते हुए निकला था और चुनार के क्षेत्रों पे शासन करने वाला जो शेरखा था वो शेरखा 1532 से लेकर के 1536 तक पूरी संपन्नता को तैयार कर लिया था। उसके बाद अब शेरखा हुमायूं को चुनौती देने का काम किया और जैसे ने शेरखा ने हुमायूं को चुनौती दिया तो 1537 में हुमायूं दोबारा जाता है चुनार पे घेरा डालने के लिए। लेकिन अब शेरखा कहाँ उनके सामने नतमस्तक होने वाला है। शेरखा तो पहले की कूटनीतिक चाल थी 1532 में जब चुनार का घेरा डाले थे, क्योंकि उसके पास कोई सैन्य ताकत नहीं थी, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, उसके पास कोई युद्ध नीति नहीं थी। शेरखा ने इन तमाम सारे कारणों को देख करके हुमायूं के सामने नतमस्तक हुआ था। हुमायूं के सामने 1537 के चुनार के द्वितीय अभियान के दौरान शेरखा ने नतमस्तक नहीं हुआ, बल्कि हुमायूं से युद्ध के लिए ललकार दिया। हुमायूं के लिए को युद्ध के लिए उसने ललकारा था और युद्ध के लिए जो ललकार रहा है वो युद्ध कहाँ चल रहा है, चौसा में हो रहा है। ये बिहार के बक्सर के क्षेत्रों में चौसा नामक एक जगह था। 1539 में यहीं पे शेरखा जो था वो हुमायूं से भयानक पंगा लेता है और हुमायूं जैसे एक शक्तिशाली बादशाह जो अपने आप को घोषित कर रहा था, जो शेरखा अपने आप को कमजोर साबित किया था 1532 के चुनार के घेरे पर, वही शेरखा 1537 से ललकारना शुरू किया और 1539 में हुमायूं से सीधे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और चौसा के युद्ध में बताया जाता है कि हुमायूं और शेरखा इन दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध चलता है। घमासान युद्ध जो चला था बक्सर के युद्ध में, इस चौसा के युद्ध में, इस चौसा के युद्ध में जो दोनों के बीच घमासान युद्ध चला था, इसमें बताया जाता है कि हुमायूं की हार हो जाती है और शेरखा जो वहां अपने आप को कायर घोषित किया था, कमजोर घोषित किया था, वही शेरखा आगरा की गद्दी पे और दिल्ली की गद्दी को संचालित करने वाले बादशाह को नतमस्तक कर देता। हुमायूं पराजित हो जाता और हुमायूं पराजित ही नहीं हुआ बल्कि किसी तरह वो अपना जान बचा करके भागते गया। गंगा नदी के किनारे जाकर के अपना जान बचा रहा था। उसी गंगा नदी के किनारे हुमायूं को मिल जाता है, एक भिस्ती मिलता है, एक भिस्ती, जिस भिस्ती का नाम बताया जाता है नियाज सक्का। ये नियाज सक्का हुमायूं को किसी तरह जान बचाता।
हुमायूं का जब जान बच जाता है तो हुमायूं ने क्या किया, भिश्ती को एक दिन का राजा बनाया था, एक दिन का राजा, और साथ ही साथ उसी भिश्ती के यादगाह में चमड़े के सिक्के को भी चढ़वाया था, जो अक्सर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। एक दिन का राजा हुमायूं ने इस खुशी में उसको बनाया था कि वही भिश्ती चौसा के युद्ध के बाद जब गंगा नदी के किनारे अपना जान बचा रहा हुमायूं, तो भिश्ती जो थी उसको जीवन देने का काम किया था। इस खुशी में हुमायूं ने भिश्ती को एक दिन का राजा बनाया और साथ ही साथ उसके नाम से चमड़े के सिक्के को भी चढ़वाया था। शेरखा जो था चौसा के युद्ध को जीतने के बाद काफी अपने आप को प्रफुल्ल हुआ, वो काफी खुशी महसूस किया और अपने आप को शक्तिशाली घोषित करने के लिए शेरखा अब अपना जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू कर देता है। अब शेरखा नहीं बल्कि वो शेरखा शेर शाह बन जाता है, यानी कि शेरखा जो था वो शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया। यही नहीं, उसने खुतबा पढ़वाया था अपने नाम से, काफी ज्यादा जीत की डंका बजवाने का काम किया था, ताकि हुमायूं के अंदर जो है वो डर का एक आतंक फैल जाए। और हुमायूं के अंदर डर का आतंक फैलाने के लिए शेरखा ने इतने सारे काम किया था। और फिर हुमायूं और शेरखा के बीच अगला जो पंगा होता है, क्योंकि अगली पंगा इसलिए हुआ, चौसा का जो युद्ध था, इस युद्ध में अभी शेरखा ने केवल पराजय किया था, हुमायूं तो जान बचा करके भाग गया, राजा तो हुमायूं था। हुमायूं से शेरखा को दोबारा पंगा लेने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आगरा और दिल्ली के क्षेत्र शेरखा को लेना था, शेरखा ने अभी लिया नहीं था। इसीलिए शेरखा ने क्या किया, बीलग्राम और कन्नौज का युद्ध छेड़ देता है 1540 में। और फिर इस युद्ध में शेरखा और हुमायूं ये दोनों आमने सामने अपनी सेना को लेकर के जाते हैं और दोनों की सेनाओं के बीच फिर आतंक भरी युद्ध चलती है। और इस युद्ध का नतीजा पुनः यही निकलता है कि शेरखा जो था, जो शेरखा अपने आप को यहाँ शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया था, ये शेर शाह हुमायूं को अपदस्थ कर देता है। और अपदस्थ ही नहीं करता है बल्कि हुमायूं के जिंदगी को तबाह कर देता है, उनकी सत्ता को छीन लेता है और उनको बवालियों की तरह घूमने के लिए मजबूर कर देता है। इतनी ताकत के साथ उसको पराजित किया था। बीलग्राम का जो युद्ध था कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1540 के आसपास शेरखा और हुमायूं के बीच लड़ा गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में दिल्ली और आगरा जैसे क्षेत्र पर शेरखा जो था या शेर शाह इसका हो गया अपना अधिकार, यानी कि दिल्ली का अब राजा या आगरा की बादशाह के रूप में अब जो जाना जाएगा वो हुमायूं नहीं होगा, वो शेरखा होगा। मुगल साम्राज्य से आने वाले इतिहास का पहला ऐसा समय था जब मुगलों में आने वाले बीच में अफगानों का जमाना पुनः भारत पे स्थापित हो गया था। जिन अफगान शासकों से मुगलों ने सत्ता को छीना था, जिस इब्राहिम लोदी से बाबर ने सत्ता छीना था, उसी अफगान शासकों का पुनः स्थापना हो जाता है मुगलों को पराजित करके। और कहा जाता है कि इस युद्ध को हारने के बाद जो हुमायूं था ये सिंध चला गया, इतना ज्यादा इसको अपदस्थ कर दिया, ये सिंध गया और सिंध जा करके लगभग 15 साल तक घुमक्कड़ जिंदगी व्यतीत किया था। 15 साल तक उसकी ताकत नहीं थी कि वो राजा बनने का सपना देख पाए, ऐसे घुमक्कड़ और बावलियों की तरह जिंदगी को व्यतीत करता था। वही घटना घटित हो रहा है हुमायूं के साथ है। वहीं पे हिंदाल के आध्यात्मिक एक गुरु थे जिनका नाम बताया जाता है मीर बाबा दोस्त, या उर्फ कह सकते हैं मीर अकबर जामी। इस मीर बाबा दोस्त या मीर अकबर जामी जो थे ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। इसी से सिंध के क्षेत्रों में हुमायूं का यही मुलाकात हो जाता है। और इसी मीर बाबा दोस्त की एक पुत्री थी जिनका नाम हमीदा बानो बेगम बताया जाता है। इस हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का हो जाता है, हुमायूं को प्यार हो जाता है और 1541 के आसपास में वो उससे निकाह कर लेता है। यानी कि हुमायूं को बीलग्राम के युद्ध में जैसे पराजय करता है शेरखा, तो हुमायूं अपना जान बचा करके 15 साल तक सिंध के क्षेत्रों में से बवालियों की तरह घूमता फिरता रहता है। और वहीं पे उससे मुलाकात हो जाता है आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त मीर अकबर जामी से। और इन्हीं की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उनसे 1541 में जाकर के हुमायूं निकाह कर लेता है। और 1541 में निकाह करने के बाद 1542 में उस हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक औलाद पैदा होता है जिस औलाद का नाम अकबर रखा जाता है। अकबर के जन्म के बाद हुमायूं दोबारा सत्ता को जीतने के लिए अब चला,
क्योंकि 1540 से 45 तक ही चला था शेर खान है, 1540 से 45 तक। अब अफगानों के उत्तराधिकारी के रूप में तमाम सारे बादशाह दिल्ली और आगरा को संचालित कर रहे थे। हुमायूं के साथ ये जो घटना घटित हुआ था, इस घटना के बाद हुमायूं फिर आता है और 1555 में यानी कि 1540 में वो भागा था और अब 15 साल के बाद आता है 1555 में। 1555 में हुमायूं के उत्तराधिकारी बचे थे। हुमायूं तो शेर खां के उत्तराधिकारी बचे थे। शेर खां तो मर चुका था। शेर खां के इतिहास पढ़ाते समय मैं बताऊंगा। शेर खां तो मर चुका था, शेर खां के उत्तराधिकार थे। हुमायूं आता है, शेर खां के उत्तराधिकारों से युद्ध करता और अफगान सरदारों का जो नेतृत्व करने वाले थे वो नसीब खां और ताता रखा थे। एक तरफ अफगान सरदार और दूसरी तरफ मुगल। अफगानों का नेतृत्व करने वाला नसीब खां और ताता रखा और इधर हुमायूं चल दिया। दोनों के बीच ये मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था और मछीवाड़ा का युद्ध जो 1555 में हुआ था, ये लुधियाना के सतलज नदी के तट पे युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में हुमायूं ने क्या किया, अफगानों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। यानी कि शेर खां के जो उत्तराधिकार के रूप में चल रहे हैं लोग, उनको बहुत ही भयानक तरीके से हुमायूं परास्त कर देता। और हुमायूं ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि 15 साल जो जिंदगी घुमक्कड़ की तरह बिता रहा है, इसमें मिल जा रहा है इसको शादी होने के लिए। ऐसे घुमक्कड़ आदमी के साथ इतने बड़े गुरु शादी कर दी अपने पुत्री का और साथ ही साथ औलाद पा गया, तो एक नए जीवन के अध्याय को लेकर के दोबारा राजा बनने की कोशिश किया था। और हो सकता है किसी के भाग्य से, इन्हीं के भाग्य के वजह से हुमायूं ने मछीवाड़ा का युद्ध जीत गया। हुमायूं जो है सतलज नदी के तट पर लड़ा था लुधियाना में युद्ध, इस युद्ध में जीत जाता है तो फाइनली तरीके से दिल्ली की गद्दी को और आगरा की गद्दी को हथियाने के लिए फाइनल अटैक करता। और वो अटैक था सरहिंद का युद्ध जो 1555 में ये भी लड़ा गया था, कुछ दिनों के बाद लड़ा गया था। इस युद्ध में देखा जाए तो एक तरफ जो था वो सुल्तान सिकंदर सूर था, यानी कि अफगान सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो सुल्तान सिकंदर सूर, और मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खां था। यानी कि अफगान सेनाओं का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर और मुगल सेनाओं का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। दोनों के बीच पुनः घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व करने वाला सिकंदर सूर परास्त हो जाता है और बैरम खां जीत जाता है। इसी जीत के बाद पुनः दिल्ली की गद्दी पर बादशाह के रूप में आ जाता है हुमायूं। वो हुमायूं जिस हुमायूं को 1540 में शेर खां ने गद्दी छीन लिया था, वही हुमायूं 1540 के बाद 15 साल के बाद फिर गद्दी पे बैठता है। लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद उसके नसीब में नहीं था गद्दी ज्यादा दिन भोग पाने के लिए। कुछ ही दिनों के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में बताया जाता है कि जिस दिन पना भवन को 1533 में बना के अपने जिंदगी का तीसरा भयंकर भूल किया था, वही तीसरा भयंकर भूल वाली घटना जो थी ये दीन पना भवन, इसी दीन पना की पुस्तकालय की सीढ़ी से वो क्या होता है, गिर जाता है और गिर करके लुढ़क करके वो मर जाता है। इसके बारे में एक इतिहासकार आते हैं लेनपून। ये लेनपून इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं जो था उसकी जिंदगी जीवन भर लुढ़कती रही और लुढ़कते लुढ़कते वो मर भी गया, ऐसा वो एक अपना कथन जारी करते हैं। ये इतिहासकार का भी नाम अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के मर जाने के बाद इसका मकबरा दिल्ली में बनवा दिया गया। उसी दीन पना भवन के ही आसपास इसका मकबरा बनवा दिया गया और इसका मकबरा जो बना था ये इसी की पत्नी जो थी हाजी बेगम, वही इसके मकबरे का निर्माण करवाई थी। हुमायूं की एक सौतेली बहन थी, उसका नाम बताया जाता है गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी है जिसमें काफी ज्यादा इसके बारे में जानकारी उपलब्ध किया जाता है। हुमायूं से संबंधित और कुछ मुगलों के बारे में इस हुमायूं नामा पुस्तक से जानकारी साहित्यिक स्रोतों के अनुसार दिखाई देता है, जिसको लिखने का काम हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं जो ये दीन पना भवन का निर्माण किया था, इसको एक बार पीसीएस में पूछा था सौर मंडल के नाम से कौन जाना जाता है, तो सौर मंडल जो था ये एक लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सौर मंडल के नाम से यानी लिख लीजिएगा। हुमायूं का जो पुस्तकालय था दीन पना भवन वाले, उसको सौर मंडल के नाम से भी इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चा में रखा जाता है। हुमायूं काफी तंत्र विद्या वाला आदमी था, काफी ज्यादा वो दिन हर कपड़े को पहनने का शौक रखता था। ऐसे तमाम सारी उसकी गतिविधि दिखाई देती है।
तो हुमायूं से रिलेटेड मैंने आपको इतनी सारी पूरी जानकारी मैंने आपको दिया है। इन सारी मुद्दों को आप ले सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट, और इन सारे मुद्दों का आप नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। ये सारे मुद्दे आपको केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी आपको जिम्मेदारी पूर्वक नोटबुक दिखाई दे रहा है। इसमें किसी भी तरह का इधर उधर की बात मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख करके नोटबुक में मेंशन करने की बात नहीं करता हूं, क्योंकि इन सारी बातों का कोई आपके एग्जाम से ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इन सारी मुद्दों को आप कवर करते चलिएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते चलिए, ताकि आप लोगों का सहयोग लेकर के मैं पूरी हौसलाओं और पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली टॉपिक में। तो हुमायूं के बाद हम सीधे अकबर नहीं पढ़ेंगे। बीच में शेर खान है जो 40 से आया है, गद्दी पे बैठा है, और इसके उत्तराधिकारी जो थे तो 1540 से 1555 के बीच में जो सत्ता अफगानों के हाथ में चली गई थे। तो मैं अपनी अगली क्लास लेके आऊंगा तो 1540 से 1555 तक अफगान शासकों के बारे में स्पेशल बातचीत करेंगे, जहां हमारा मेन मुद्दा होगा बात करने का शेर शाह सूरी से संबंधित। तो मैं अगली क्लास में शेर शाह सूरी के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।